एवरीवन, इंडियन पीनल कोड के क्विक रिवीजन में आज इस सेकंड पार्ट में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर। ये जो पूरा चैप्टर है सेक्शन 76 से लेके 106 तक का सेक्शन, ये मैं डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन्हें इसका प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयर एक्ट का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस यहाँ पे किन किन पॉइंट से ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहली चीज की जनरल एक्सेप्शन जो है वो आपका चैप्टर 4 के अंदर दिया गया है और ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इवन आपको इंडियन पीनल कोड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स पता होने चाहिए, वो चैप्टर नंबर पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे 76 से लेके 106 तक का जो है वो पूरा सेक्शन दिया गया है और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्ट फॉल होता है इन पूरे सेक्शंस के अंदर कहीं भी, तो जो एक्यूज्ड पर्सन है वो यहाँ पे डिफेंस ले सकता है। आप जब सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ दिया गया है और वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर होता है। इन केसेस में उसको ये प्रूफ करना होता है कि वो इन कैटेगरीज में कहीं पे फॉल हो रहा है और उसको यहाँ पे इस चीज का डिफेंस मिलना चाहिए। तो आप इन सेक्शंस को कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब हम जो है वो सेक्शन 76 को देखते हैं। सेक्शन 76 और 79 जो है ये दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसका आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं पे भी डिफेंस नहीं मिलेगा और वो चीज आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 76 या 79 में किस चीज के लिए डिफेंस मिलता है। तो आपको वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट को चूज करना है, ना तो मिस्टेक ऑफ लॉ है ना तो मिक्स्ड फैक्ट ऑफ लॉ और फैक्ट है आपका। ये चीजें यहाँ पे नहीं दी गई हैं, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आप देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, आपका जो ओपनिंग वर्ड है वो इसी से शुरू होता है, जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से करता है एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में आपको कोई डिफेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी, वो गुड फेथ में होना चाहिए। बाउंड बाय लॉ टू डू, वो लॉ से बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए, और अगर उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है और गुड फेथ में किया है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आप इसकी जो है वीडियोस वो डिटेल में भी देख सकते हैं, जहां पे मैंने केस लॉ के साथ में इसको पूरा डिस्कस किया हुआ है। अब इसके इलस्ट्रेशंस देख लीजिए, इसके इलस्ट्रेशन से जरूर क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। एक सोल्जर है, फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर। यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर था जो यहाँ पे दिया गया है, बाउंड बाय लॉ टू डू इट। ये चीज है यहाँ पे इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। तो ए ने क्या कोई ऑफेंस कमिट किया? नहीं, ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। आपको ये इलस्ट्रेशन देकर के यहाँ पे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ए ने क्या ऑफेंस किया, तो आपको नो ऑफेंस यहाँ पे चूज करना होता है। वैसे ही आपका बी वाला भी है, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, वाई को अरेस्ट करने का ऑर्डर रहता है आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेट टू बी वाई। यहाँ पे ड्यू इंक्वायरी के बाद मतलब जो गुड फेथ है वो यहाँ पे शो हो रहा है ए के एंड पे कि उसने पूरी इंक्वायरी की और ये जानते हुए कि जेड जो है वो ही वाई है, उसने जेड को अरेस्ट कर लिया। तो क्या ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। याद रखिएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और गुड फेथ जो है यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी हैं अगर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो। इसके बाद आप 77 को देख लीजिए, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। यहाँ पे ये चीज जज के लिए दी गई है कि वो जब जुडिशियली कोई एक्ट करता है इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर, और यहाँ पे भी गुड फेथ जरूरी है, विच ही बिलीव्स टू बी तो गिवन टू हिम बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा उसको वो चीज यहाँ पे पावर वो दिए गए हैं, तो वो भी क्या होते हैं, कोई ऑफेंस नहीं होता है। 78 जो है सेक्शन है वो आपका कोई कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर है और आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। और इसी सेक्शन के अंदर आपका हैंगमैन वाला जो केस है वो आ जाता है, और ये भी आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो हैंगमैन है जो फांसी पे लोगों को लटकाता है उसको डिफेंस कहाँ मिलता है, तो उसको
उसको डिफेंस मिलता है 78 के अंदर। ये चीज याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं 79 पे। 79 में भी देखिए दिया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ। वहां पे बाउंड बाय लॉ था 76 में, 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। यहाँ भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से और बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ वो ऐसा कुछ करता है तो उसको 79 में डिफेंस मिल जाता है। इसका भी आप इलस्ट्रेशन जरूर देख लीजिएगा। ए जो है वो देखता है Z कमिट व्हाट अपीयर्स टू A बी अ मर्डर, उसको लगता है कि मर्डर है। A इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में और अपनी बेस्ट जजमेंट में जो पावर उसको लॉ से दिए गए हैं टू ऑल पर्सन ऑफ अप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट सीजेस जेड, वो जेड को सीज कर देता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, ताकि वो प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने जेड को प्रेजेंट कर पाए। तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, माना जाएगा कि उसने वो चीज सेल्फ डिफेंस में की थी। तो ये चीजें जो हैं आप इलस्ट्रेशन यहाँ पे जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सेक्शन 80। सेक्शन 80 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड है। अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और उसमें कोई एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून हो जाता है, लेकिन वहां पे आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं था उस एक्ट को करते समय, तो वो चीज ऑफेंस नहीं मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है इस सेक्शन में डिफेंस लेने के लिए। पहला चीज है एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून था, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के था। इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, ये जो है तीनों चीजें लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स, ये भी आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 80 में डिफेंस लेने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सिर्फ लॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए, वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स के द्वारा होना चाहिए एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये भी चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। देखिए एंड करके दिया है और करके नहीं दिया है, मतलब 80 में आपको डिफेंस लेना है तो ये सारी ही चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ए जो है इज एट वर्क विद द हैचेट एंड एट द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, जो बगल में खड़ा था उसको जाके वो लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। यहाँ पे अगर ए के एंड पे कोई जरूरत नहीं थी प्रॉपर कॉशन लेने की, ये जो है पूरे आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी, जो एक्यूज्ड है उसका कंडक्ट क्या था, इन सारी चीजों को देख करके डिसाइड किया जाता है। तो अगर लगता है कि ए के एंड पे वहां प्रॉपर कॉशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी तो ये माना जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है और उसका एक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल होगा, मतलब कि उसको यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। अब आप देख लीजिए 81 से ऐसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप एक बार रीडिंग के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 81 को 82 और 83 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 82 है जो वो डॉली इन कैपेक्स पे रिलेटेड है। 82 यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो चाइल्ड की एज होती है। कोई भी चाइल्ड जो अंडर दी 7 इयर्स ऑफ एज है उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। डॉली इन कैपेक्स मतलब इसको एब्सोल्यूट जो है वो यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है, वो एब्सोल्यूटली उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, ये इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एविडेंस देके प्रूव कर सकते हैं कि 7 साल से कम के बच्चे ने अगर कोई एक्ट किया है तो उसको ऑफेंस माना ही जाएगा। तो 7 साल से कम का बच्चा अगर कोई भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं ही होता है, यहाँ पे उसको जो है वो पूरी तरह से डिफेंस मिल जाता है। ये 82 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे यहाँ पे डॉली इन कैपेक्स वाला मैक्सिम जो है वो भी पूछा जा सकता है या चाइल्ड की एज पूछी जा सकती है। और ये जो है इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 83 की बात करते हैं तो 83 में क्या है, जो 7 से लेके 12 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं यहाँ पे फिर ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो जाता है। ये जो है यहाँ पे इनको एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं मिलता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 इयर्स ऑफ एज, लेकिन वो 12 इयर्स के अंडर है
और अगर उसने कोई सफिशिएंट मेच्योरिटी अटेंड नहीं की किसी भी चीज को समझने की, उसको किसी एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस जो है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज पे ये पूरा 83 फिर डिपेंड करता है। 82 में क्या हो रहा था कि अगर 7 साल से कम का बच्चा है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा एकदम से पूरी तरह से। लेकिन 83 में आते ही क्या होता है कि बच्चा 7 साल के ऊपर है और 12 साल से कम का है, अब उसने कोई एक्ट किया है तो यहाँ पे फिर ये सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो क्या अपने एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझ सकता है। तो यहाँ पे ये इरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नहीं है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मतलब यहाँ पे इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि इस बच्चे ने ऑफेंस किया होगा क्योंकि इसके पास इनफ मैच्योरिटी थी उस एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए। तो ये जो है आपका 82 और 83 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो है आप एज जरूर याद रखें। अब बात करते हैं हम 84 की। 84 जो है वो अनसाउंड माइंड की जो पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पे डिफेंस दिया गया है। अब अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है इसमें बहुत सारे केसेस आपके आ जाते हैं कि किसको आप अनसाउंड मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो 84 को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके 84 को देख लीजिएगा। यहाँ पे बस आप प्रीलिम्स के लिए जो है वो ये चीज समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन उस एक्ट को करते समय बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर इनकैपेबल है अपने एक्ट के नेचर को समझने में और जानने में और ये जानने में कि जो वो कर रहा है क्या वो लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है और उसको यहाँ पे 84 में डिफेंस मिल जाता है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं फर्दर एलोबोरेशन के लिए। 85 को देखते हैं। 85 और 86 ये दोनों इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, एक वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, एक इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के केस में क्या होगा कि आपको डिफेंस नहीं मिलता है क्योंकि आपने जानबूझ के अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया है। लेकिन अगर इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है, 85 को हम देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस जो ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है कि उसको करते समय बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो इनकैपेबल था अपने एक्ट को नेचर को जानने में, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। लेकिन जब उसको इंटॉक्सिकेट किया गया तो उसको नहीं पता था कि वो इंटॉक्सिकेट हो रहा है, वो उसकी नॉलेज के बिना था या उसके विल के अगेंस्ट, मतलब कि उसको जबरदस्ती इंटॉक्सिकेट किया गया था। इन दोनों केसेस में ही उसको 85 में डिफेंस मिल सकता है कि वो उस एक्ट को करते समय इंटॉक्सिकेशन की वजह से उस एक्ट का नेचर नहीं जान सकता था। तो 85 जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 86 में क्या दिया गया है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। यहाँ पे नॉलेज और इंटेंट की बात कर दी गई है, अनलेस वर्ड का यूज किया गया है। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो लाइबल होगा टू बी डील्ड विथ इज एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था तो जो उसको नॉलेज होती है वही इंटॉक्सिकेशन के बाद भी है, ये चीज यहाँ पे माना जा रहा है। तो 86 85 से इस वे में डिफरेंट है, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान में रखना है। इन दोनों के डिफरेंस को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। आप देखिए 87 को देख लेते हैं। 87 जो है वो आप देख सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। नथिंग विच इज, ये वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया वाला जो आपका मैक्सिम है वो यहाँ 87 पे आ जाता है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया याद रखिएगा, जहां पे कोई एक्ट आप अपने कंसेंट के साथ करते हैं, तो आपने अपने कंसेंट के साथ वो एक्ट किया और वहां पे कुछ हो जाता है, आपको ग्रीवियस हर्ट, डेथ, कुछ भी, तो वहां पे आप फिर डिफेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस एक्ट के लिए आपने खुद कंसेंट दिया था। जैसे आपका कोई, आप गेम देखने के लिए जाते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट है, इसको भी मैंने डिटेल में काफी डिस्कस किया हुआ है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे 87 में फॉल हो जाती है। देखिए आप इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। A and Z एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। एग्री किया है उन्होंने, मतलब एक दूसरे का उनको कंसेंट है कि वो एक्ट वो करने जा रहे हैं। दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग में बी कॉज्ड विदाउट फोल प्ले। अगर उसको करते समय उनको कोई भी हार्म सफर करना पड़ सकता है। एंड इफ A while playing fairly hurts Z, A commits no offense।
और उस समय ए जो है वो फेयरली प्ले करते समय अगर जेड को हर्ट कर देता है तो ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो ये चीज का एग्रीमेंट उन्होंने पहले ही कर लिया था कि वो विदाउट फोल प्ले जो है वो वहां पे कर रहे हैं और फेयरली एक्ट कर रहा है ए। लेकिन फिर भी अगर जैसे आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और वहां पे जो है वो बैट्समैन अगर तेज में बॉल को मार देता है और वहां पे ऑडियंस में बैठे हुए या इवन किसी अदर क्रिकेटर को ही वो बॉल जाकर के लग जाती है तो वो फेयरली एक्ट कर रहा है। तो क्या कहा जाएगा, ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, बिल्कुल ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि आप अपने कंसेंट से उस स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं ये जानते हुए कि वहां पे आपको कोई हार्म हो सकता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे 87 ये चीज बता रहा है। 88 को देख लेते हैं। 88 में क्या है, आपका कंसेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। आपका 88 है जो यहाँ पे, उसके बाद में 90 है कंसेंट से रिलेटेड, और आपका यहाँ पे 90 तक और 92 ये जो है यहाँ पे कंसेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई चीज बिना कंसेंट के किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए गुड फेथ में की जा रही है बिना डेथ कॉज करने के इंटेंशन से, तो यहाँ पे डिफेंस जो है वो 88 में मिलता है। जैसे इलस्ट्रेशन है, ए अ सर्जन, ये जानते हुए भी कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो जेड की डेथ को कॉज कर सकता है, जो एक अंडर द पेनफुल कॉम्प्लेंट है बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, जेड की डेथ कॉज करने के बिना किसी इंटेंशन के और गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए। ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं आपको डिफेंस लेने के लिए 88 के अंदर, ये सारी ही चीजें जरूरी हैं कि आप उसकी बेनिफिट के लिए कर रहे थे, गुड फेथ में कर रहे थे, बिना डेथ कॉज करने के इंटेंशन से कर रहे थे। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में दी गई हैं। परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड कंसेंट, तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अब देखिए 89 क्या है, 89 है कि अगर आप किसी चाइल्ड और इंसेन पर्सन की बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में कोई एक्ट करते हैं उसके गार्जियन के कंसेंट से, तो आपको डिफेंस जो है वो यहाँ 89 में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ प्रोवाइजो भी दिए गए हैं 1 से लेके 4 तक, जिनको आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सेप्शन जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा। जैसे पहला वाला है, सेल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अगर आप इस इंटेंशन के साथ वो एक्ट कर रहे थे कि आपको उसका डेथ कॉज करना ही या एटलीस्ट अटेम्प्ट किया, तो फिर ये एक्सेप्शन वहां पे एक्सटेंड नहीं करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे 89 में देखने को मिल जाती है। इसका भी आप इलस्ट्रेशन जो है वो जरूर देख लें। अब 90 की बात करते हैं। 90 में कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। एक कंसेंट जो है उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा इस कोड के अंदर इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन वो फियर ऑफ इंजरी या किसी अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था, तो उसको हम कंसेंट यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे इन एक्सेप्शंस के लिए या इन डिफेंस के लिए। इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, अगर उस पर्सन को पता है कि जो कंसेंट दे रहा है वो किसी फियर और इंजरी में है या अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, तो उसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे। ये चीज आपको सेक्शन 19 में पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। एक इंसेन पर्सन का कंसेंट क्या होगा, एक चाइल्ड का कंसेंट क्या होगा, वो भी यहाँ पे आपको क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। अब हम आते हैं 91 पे। 91 में कुछ एक्ट को एक्सक्लूड किया गया है विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। ये एक्सेप्शंस जो हैं आपके 87, 88 और 89 में ये एक्सटेंड्स नहीं होंगे उस एक्ट पे जो ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली किए जा रहे हैं ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और टू बी इंटेंडेड टू बी कॉज, या एटलीस्ट इंटेंशन था कॉज करने का, या ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट और ऑन हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, जिसने कंसेंट दिया है या जिसके बिहाफ पे कंसेंट दिया गया है। ये चीज आपको 91 में बता दिया गया है कि इन तीनों केस का एक्सक्लूजन जो है वो यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया गया है 91 में। अब 92 में आते हैं। 92 में है कि आप कोई भी एक्ट गुड फेथ में करते हैं किसी भी पर्सन के लिए, लेकिन विदाउट कंसेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पर्सन की बेनिफिट के लिए था और उस पर्सन के लिए आपने जो किया वो गुड फेथ में किया,
तो इवन भले ही आपने बिना उसके कंसेंट की किया, लेकिन उस चीज को करते समय अगर ये चीज यहाँ पे अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि ये इम्पॉसिबल था उस पर्सन का कंसेंट लेना, या वो इनकैपेबल था कंसेंट देने में, और कोई गार्जियन या कोई भी अदर पर्सन जो उस पर्सन से रिलेटेड है, लॉफुल चार्ज है उसके पास में, वो चीज पॉसिबल नहीं थी उस समय कंसेंट को ऑब्टेन करना, और जो परफॉर्म करना था एक्ट वो इमीडिएटली करना था अगर आप कंसेंट का वेट नहीं कर सकते थे, और तब आपने उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया, तो आपको 92 में डिफेंस मिल जाता है। लेकिन आपको 92 में ये चीज प्रूफ करना होगा कि जब आप वो एक्ट कर रहे थे तो उस समय जिस पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए आप कर रहे थे वो कंसेंट देने में इनकैपेबल था, या वो देना पॉसिबल नहीं था। जैसे हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, वो बेहोश है या वो ऐसी स्थिति में नहीं है, कॉन्शियस नहीं है कि वो अपना कंसेंट दे सकता है, और उस समय इमीडिएटली उसका कोई गार्जियन या अदर पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं था। ये चीज अगर आप 92 में प्रूव कर देते हैं तो डिफेंस मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ प्रोवाइजो दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं, हालांकि इनसे प्रीलिम्स में कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके इलस्ट्रेशंस जो हैं वो आप जरूर देख करके जाएं एग्जाम में। अब हम आते हैं 93 पे। 93 है कि अगर आप कोई गुड फेथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसके वजह से किसी पर्सन को कुछ हो जाता है, जैसे नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको वो कम्युनिकेशन बनाया गया, मतलब जिसके साथ आपने वो कम्युनिकेट किया, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, अगर वो उस पर्सन की बेनिफिट के लिए था। तो देखिए इलस्ट्रेशन है, ए एक सर्जन है, वो गुड फेथ में पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करता है अपना ओपिनियन कि वो लाइफ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है, और पेशेंट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है ये सुन करके शॉक की वजह से। तो यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ, ये जानते हुए भी कि ये कम्युनिकेशन जो है वो पेशेंट की डेथ जो है वो वहां पे कॉज हो सकती थी। तो 93 का इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 93 भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आएंगे 94 पे। 94 में बताया गया, ये आपसे हालांकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे मर्डर और जो ऑफेंसेस स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, पनिशेबल विथ डेथ जहां पे होता है, इनको छोड़ करके कोई भी कोई भी एक्ट यहाँ पे ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट। उसको थ्रेट में रखा गया था, उसको मारने की धमकी दी गई थी, और फिर उससे कोई एक्ट करवाया जा रहा है, तो उसका एक्ट जो है वो यहाँ पे उसको डिफेंस में मिल जाता है 94 में। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, पहला मर्डर है, और दूसरा जो है मर्डर इसलिए आता है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरी की जान नहीं ले सकते हैं, और दूसरा स्टेट वाला जो है वो ये है कि स्टेट जो है, कंट्री जो है वो आपके जिंदगी से ज्यादा बड़ी होती है, तो आप अपनी जान के लिए यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पे एक्सेप्शन में रखी गई हैं। बाकी अगर थ्रेट की वजह से आपने कोई एक्ट किया है तो यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है। 95 पे आते हैं, जो कॉजिंग स्लाइट हार्म है, जो ट्रिफल्स एक्ट होते हैं आपका, इसमें एक मैगजीन भी है, उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, आप देख लीजिएगा। तो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज, ये जानते हुए भी इज लाइकली टू कॉज एनी हार्म, अगर वो हार्म बहुत स्लाइट है, बहुत छोटा सा है, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, अगर एक नॉर्मल और ऑर्डिनरी पर्सन है वो उस हार्म का कंप्लेन नहीं करेगा, तो ऐसे स्लाइट हार्म को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है 95 में। अब हम आते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे, जो आपका 96 से लेके 106 तक दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस में 96 सीधे डिक्लेयर करता है कि प्राइवेट डिफेंस में किया गया कोई भी एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा। 96 में सिंपली वन लाइन में आपको ये चीज दी गई है। अब 97 की बात कर लेते हैं। तो 97 में दिया गया है कि हर पर्सन के पास में राइट है सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस कंटेन इन 99 टू डिफेंड। अब 97 में जो है वो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका कहां पे एक्सटेंड करता है, लेकिन वो 99 में जो एक्सेप्शंस है उसको
ध्यान में रखते हुए। तो पहला जो है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अपनी बॉडी के अगेंस्ट मिलता है, किसी और पर्सन की बॉडी के लिए भी मिलता है, कोई भी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। सेकंड है प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। बहुत ध्यान में रखिएगा, इससे आपके प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो आपके खुद के हों या किसी अदर पर्सन के हों, तो यहाँ पे भी आप जो है वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। अब 98 देख लीजिए। 98 में है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन होता है, या इटिसेट्रा यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया गया है, वो जैसे आपके अनसाउंड माइंड के पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या कोई अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है, इनके अगेंस्ट भी जो है वो आप यहाँ पे अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चाइल्ड जो है वो अगर कोई ऑफेंस कर रहा है या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन यहाँ पे कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको तो एक्सेप्शन मिला हुआ है, वहां पे हमने अभी पढ़ा ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस उनके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए आप यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन, जेड जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट करता है ए को किल करने का। जेड जो है यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो अंडर द मैडनेस कर रहा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो हमने अभी देखा कि उसको तो डिफेंस मिल जाता है, लेकिन ए को तब भी सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा कि वो यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए वो हार्म दे सकता है जेड को। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। फिर आप 99 को देख लीजिए, यही 99 है जहां पे रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस के, कि कौन से केसेस में ये एक्सटेंड नहीं होता है। राइट, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, तो आपके पास यहाँ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। उसी तरह यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए अगर पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे किया जा रहा है एंड इट इज यहाँ पे एक्टिंग इन गुड फेथ और under the color of his office, though that direction may not be strictly justified by the law, भले ही उसका एक्ट जो है वो strictly justified by law नहीं है, तब भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस उन केसेस में भी नहीं होता है विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अगर आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज का, मतलब रिकोर्स का आपके पास में पूरा ऑप्शन था कि आपके बगल में ही पुलिस स्टेशन था, आप फोन कर सकते हैं या किसी से भी हेल्प ले सकते थे किसी भी तरह का, तो वहां पे भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होता है। तो ये आपको 99 में रेस्ट्रिक्शंस दे दिए गए हैं। अब 100 की बात कर लीजिए, तो 100 में ये दिया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपका कब डेथ कॉज करने तक एक्सटेंड कर सकता है, मतलब कि जो एक्यूज पर्सन है उसकी आप डेथ तक कॉज कर सकते हैं किन केसेस में, ये चीज यहाँ दे दी गई है। सबसे पहला जो दिया गया है वो आपका, अगर आपके पास में डेथ का एम्प्रीहेंशन है कि आपकी डेथ हो सकती है उस सामने वाले पर्सन के एक्ट से, तो वहां पे सेकंड जो है वो ग्रीवियस हर्ट के केस में मिल सकता है आपको। फिर है रेप कमिट करने, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और अबडक्टिंग, एंड आपका यहाँ पे फिर आ जाता है असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में है। और ये 7th वाला जो है वो आपका लेटेस्ट ऐड किया गया है, बाद में आप ये देख सकते हैं कि 2013 में ऐड किया गया है, जो एसिड से रिलेटेड है कि अगर यहाँ पे कोई एसिड आपके ऊपर फेंक रहा है या फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे भी आप ये वाला आप जो है डेथ कॉज करने तक में राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। तो ये जो सातों के सातों यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है, इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इनमें से कोई 3 दे दिया जाता है कि बताइए कि किसमें नहीं कर सकता है ये एक्सटेंड डेथ कॉज करने वाला। तो आप ये सातों पढ़े रखिए, वहां पे से 3 इसमें से होंगे और एक कोई अदर होगा जो आपको चूज करना रहता है ऑप्शन में। उसके बाद 101 है, तो 101 में ये दिया गया है कि इन केसेस के अलावा फिर जो है आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो है वो डेथ तक आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। फिर वहां पे जो है और बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरली कॉजिंग टू द असाइनेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। फिर आप यहाँ पे डेथ के अलावा उसको कोई भी हार्म कॉज कर सकते हैं। तो 101 बताता है कि डेथ के अलावा अगर कोई एक्ट होता है
आपकी बॉडी के अगेंस्ट, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां तक एक्सटेंड करेगा। 102 है कि कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा और कब तक कंटिन्यू करेगा और कब खत्म हो जाएगा, ये आपका 102 में दिया है। ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझने की जरूरत है, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इंडियन पीनल कोड की प्लेलिस्ट में जा करके। देखिए जो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, वो जब तक कंटिन्यू करता है तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू करता है। जैसे ही वो डेंजर आपके ऊपर से एप्रीहेंशन वो खत्म हो जाता है, फिर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करने का आपके पास में कोई राइट नहीं रहता है। जैसे आपके घर में कोई घुसा है, उसने आपको मारने की कोशिश की, आपने उसके साथ में थोड़ी देर हाथापाई की, फिर वो भाग रहा है, वो जा रहा है, लेकिन अगर पीछे से आपने फिर भी गोली चला दी, अब तो वो जा रहा था, भाग रहा था, आपको अब यहाँ पे कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर नहीं है, लेकिन स्टिल आपने गोली चला दी, तो वहां पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए आपको यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, वहां पे आपका एक्सटेंड ही नहीं करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो यही चीज 102 में दी गई है कि कब वो शुरू होता है, कितने देर कंटिन्यू करेगा और कब खत्म हो जाता है। 103 देख लीजिए, ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर आ जाता है कि आप किन केसेस में डेथ कॉज कर सकते हैं साइलेंट का। पहला रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिसचीफ बाय फायर है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास है। तो ये जो चारों क्लॉज हैं आपके, इनको भी यहाँ पे ध्यान से रख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे इनसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। और वही चीज 104 में दे दी गई है प्रॉपर्टी के केस में कि आप डेथ के अलावा और कोई हार्म कॉज कर सकते हैं, अगर वो इन 4 क्लॉज के अलावा कोई और एक्ट है तो। उसके बाद यहाँ पे भी आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे दिया गया है कि आपका कब कमेंस होगा और कितने देर कंटिन्यू करेगा प्राइवेट डिफेंस। 106 जो है वो ये कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे थे किसी भी असॉल्ट के अगेंस्ट और reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right। वो effectually जो है वो अपना right exercise नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कोई innocent person भी involved है जहाँ पे उसको कोई harm हो सकता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे right to private defense अगर वो अपना यूज करता है and it extend to the रनिंग ऑफ दैट रिस्क, और वो रिस्क यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे भी जो है वो आपको मिल जाता है डिफेंस यहाँ 106 के अंदर। जैसे ए जो है इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। वो जो है अब अपना एक्सरसाइज जो है इफेक्टली नहीं यूज कर सकता है अपना प्राइवेट डिफेंस बिना उस मॉब के ऊपर फायर किए बिना, लेकिन जब वो अगर फायर करेगा तो वहां पे कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे जो वहां पे उनके साथ में मिंगल्ड हो गए हैं, तो उनको भी यहाँ पे रिस्क है कि गोली लग सकती है। तो ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया अगर वो फायर करता है और वहां पे किसी चिल्ड्रन को कोई हार्म हो जाता है। तो ये हमारा पूरा 76 से 106 तक का ये पूरा चैप्टर था जनरल एक्सेप्शन का, जो हमने यहाँ पे उसका एक क्विक रिवीजन किया। मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में बता दी और इसके बाहर आपका प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप इनको ही इतना ही ध्यान से पढ़ लेते हैं। आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।